मैं तुम्हें आंख मार कर अपनी तरफ से पैगाम दे चुका था। चक्की के पार्ट चलते हैं तो गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। मुझे अंदाजा है कि इसके कोई आर्डर्स नहीं आए। वो डर कर यहाँ से भागा है। ऊपर से असूल प्रस्त और ईमानदार बनने वाले पहाड़ तले आते हैं तो इसी तरह अपनी चौकड़ी भूल जाते हैं। वो तुरुश लहजे में बोलता चला गया, तुम समझदार आदमी हो, एक हल्के से झटके में रास्ते पर आ गए हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कल आओ और पैसे ले जाओ। मुझे हाजिरी से माफ कर दो, मैंने लजाई हुई आवाज में कहा। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, लालच में पड़कर अपनी जान का खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम्हारा काम पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं दोबारा मोती महल में नहीं आऊंगा। वो बहुत चालाक और मक्कार आदमी था। मेरे इसरार पर गुस्सा दिखाने की बजाय अचानक नर्म पड़ गया। तुम अजीब बातें कर रहे हो, मोती महल नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा? ऐसे काम मिलजुल कर किए जाते हैं, एक दूसरे से दूर रहकर बात नहीं बनती। तुम बिला वजह मेरे पास आने से डर रहे हो। मैं दोस्तों का दोस्त हूं, तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। यह बात मैं भी जानता था कि अपना मकसद हासिल करने तक वो मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इससे मिलने में मेरे लिए एक ही खतरा था कि वो अपने जराये से मेरी सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ जान सकता था। इसकी वाकफियत मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकती थी। उस्ताद, मुझे मजबूर मत करो, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा। तुम बड़े आदमी हो, मुझे तुम्हारी हर बात पर एतबार है, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? मेरा दिल डर रहा है। ऐसा बुज़दिल आदमी मेरे लिए खाक काम करेगा? तहम्मुल और बर्दाश्त के बावजूद उससे गुस्सा आ गया। असद डर कर यहां से भाग गया। तुम हो तो तुम्हारी जान निकली जा रही है। इस वक्त नहीं आओगे तो बाद में किसी न किसी वक्त आना पड़ेगा। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। पिछली रात के तजर्बे ने मुझे हिला कर रख दिया है। उसे जुबानी महाजराई से बचने के लिए मैंने उलझे अंदाज में कहा, इस वक्त मैंने तुम्हें सिर्फ यह बताने के लिए फोन किया था कि असद की तरफ से किसी जवाब का इंतजार न करना। वो बैंकॉक से चला गया है। अच्छा किया कि तुमने ये बात बता दी। इसकी लंबी खामोशी पर मेरा खून खोल रहा था। बात उससे कुछ आगे बढ़ी है तो हमको इसके बारे में भी बात कर लेना चाहिए। मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। मैं अपने बारे में सोचकर तुम्हें जवाब दूंगा, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। सोचते हुए एक बात अपने जहन में जरूर रखना, तुम मोती महल नहीं आए तो खर्चे की रकम देने के लिए मेरा कोई ना कोई आदमी तुमसे मिलेगा। मेरी नीयत में फतूर हुआ तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। होशियारी दिखाने के चक्कर में तुम मार खा जाओगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने एतराफ किया। मुझे शौक बहुत है लेकिन ऐसे कामों का कोई तजर्बा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ऊंच नीच पर गौर करने के लिए वक्त की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा। यह याद रखना कि ऐसे कामों में एक दूसरे पर भरोसा किए बगैर गाड़ी नहीं चलती। काम होता है या सिरे से नहीं होता, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं निकलता। तुमने जल्दी जवाब नहीं दिया तो मैं कोई और तरीका सोचूंगा। तो समय बात खत्म करते ही फोन बंद कर दिया। आप इससे बहुत अजीब अंदाज में बात कर रहे थे, गजाला ने हैरत से कहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आपने खाली ज़हनी के आलम में मेरे कहने से उसका नंबर मिला लिया। अगर उसने भी यही अंदाजा लगाया है तो अपनी कोशिश में कामयाब रहा हूं, मैंने जवाब दिया। इसके लिए मैं इस वक्त डैनी नहीं अकबर था, असद का एक नो आमूज बल्कि ना आमूज साथी। मैं अनाड़ी बनकर ही उसे अपने फंदे में ले सकता हूँ। आपकी बातों में बहुत ज्यादा तजाद था। एक तरफ आप उससे खर्च के लिए 15-20 हजार बात मांग रहे थे, दूसरी तरफ उससे मिलने से गुरेज कर रहे थे। इससे या इसके किसी आदमी से मिले बगैर आपको रकम कैसे मिलेगी? उसने निशानदही की। यही बात वो भी कह रहा था। बातों का तजाद, खौफ, हिचकिचाहट, ये सब बातें उसे ये यकीन दिलाने के लिए काफी हैं कि मैं इस मैदान में बिल्कुल नातजर्बाकार हूं। लालच और शौक में असद के साथ इससे मिलने के लिए पहुंच गया। इससे आपको क्या फायदा हासिल होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूल कर भी उसका जहन मेरी तरफ नहीं जाएगा। यानी वो ये नहीं समझ पाएगा कि अकबर और डैनी एक शख्स के दो नाम हैं। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, होशियारी दिखाने की सूरत में वो भी मक्कारी से काम लेगा। बाजी उलट सकती है। आप बेवकूफ बनकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शाहफान अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है और व्हाइट हाउस की तबाही का प्रोग्राम बन जाता है तो मैं राजन को पहले से इसकी खबर दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं? उसने बौखलाकर मेरी बात काट दी। इस मंसूबे पर अमल जरूर होना चाहिए। व्हाइट हाउस तबाह हो गई तो राजन का सारा गरूर खाक में मिल जाएगा। अब आप इस मंसूबे से पीछे क्यों हट रहे हैं? मुश्किल यह है कि तुम बाल की खाल निकालती हो, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। उसे सब कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं उसे यह खबर दूंगा कि शहर में उसके दुश्मन उसे कोई भारी नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसके नजदीक मैं यानी अकबर अहमक और बुज़दिल हूँ। वो मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। व्हाइट हाउस गर्क होगी तो उसे होश आएगा। उसे मेरी कही हुई बात याद न रही तो मैं खुद उसे याद दिलाऊंगा कि उसके दुश्मनों की मंसूबाबंदी कामयाब रही। वो गाफिल बैठा रहा और व्हाइट हाउस समंदर के गहरे पानी में डुबोदी की। इसके दिल में यकायक मेरी कदरों मंजिलत बढ़ जाएगी। बहुत पुरपेच मंसूबा है, गजाला ने गहरा सांस लेते हुए कहा।
मेरी समझ में नहीं आता कि आपके जहन में ऐसी कड़ियां किस तरह यकजा हो जाती हैं। इस वक्त राजन को एहसास होगा कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। मेरे कुछ कहे बगैर उसे यकीन होगा कि व्हाइट हाक डैनी की साजिश का शिकार हुई है। अकबर को इस तबाही की पेशगी भनक मिलने से वो ये नतीजा अखज़ करेगा कि अकबर अपनी बुज़दिली के बावजूद सही खतूत पर काम कर रहा है। उसे डैनी के हलकों में रसाई हासिल है। आपने इतनी आसानी से ये सब सोच लिया। मेरा जहन ये तफसील सुनकर दुख रहा है। सब कुछ आपके अंदाजों के मुताबिक होता रहा तो वो अकबर का गुरवीदा हो जाएगा। इस वक्त मैं उससे अपनी शरायत मनवा सकूंगा। वो सामने आया और मारा गया। कभी कभी बगले का शिकार खेलने के लिए इसके सर पर मोमबत्ती चलाना पड़ती है। गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी। सब कुछ आपके अंदाजों के मुताबिक होता चला गया तो यही मानना पड़ेगा। गोली से शिकार करने के बजाय इंतजार करना होगा कि कब पिघला हुआ मोम बगले की आंखों में उतर कर उसे अंधा करे और वो पकड़ा जाए। फिलहाल ये सब ख्याली बातें हैं। पता नहीं चौफान कहाँ मरा हुआ है। जब तक व्हाइट हाक की तबाही के इंतजामात मुकम्मल नहीं हो जाते कुछ भी नहीं हो सकेगा। बाज़ काम बज़ाहिर बहुत आसान नजर आते हैं। इन पर अमल करने का मरहला आता है तो एक एक करके मसाइल सामने आने लगते हैं। चौफान ने सब बंदोबस्त कर लिया था। एक माहिर गोताखोर की तलाश ने उसे उलझाया हुआ था। बात सिर्फ गोताखोर की होती तो बैंकॉक में मुआवजे पर सैकड़ों पेशावर मिल जाते। पास जरूरत ऐसे आदमी की थी जो राजन से खौफजदा ना हो, इसके खिलाफ काम करने पर आमादा हो और इस राज का बेहतरीन अमीन साबित हो सके। मादाम उसकी आखिरी कोशिश थी। मैं तहिया कर चुका था कि इधर से नाकामी की सूरत में वो काम में खुद कर गुजरूंगा। जिम्मेदारी अपने सर लेने का ख्याल आती मेरा जहन बीमगन की तरफ भटक गया। अगर वो नादिर हथियार जेरे आप काम कर सकता तो मैं व्हाइट हाक के साथ कई करतब दिखा सकता था। जरा बीमगन ले आओ। गजाला को हदायत देकर मैं गुसल खाने में चला गया। वो एक 5 स्टार होटल का साफ सुथरा बाथरूम था। यहाँ सारी सहूलतें दस्तयाब थी और कोई फालतू चीज नजर नहीं आ रही थी। मुझे एक बाल्टी की जरूरत थी जिसमें पानी भरकर मैं अपना तजर्बा कर सकूं। मैंने गजाला को अपने मसले से आगाह किया तो उसका जहन खूबसूरत कचरेदान की तरफ चला गया। उसे देखा तो वो जालीदार था। रूम सर्विस वाले बाल्टी मुहैया कर सकते थे, लेकिन इनसे ऐसा कोई मुतालबा करना सरगोशियों को जन्म देने के मुतरादिफ होता। मैंने बाथ टब का नल खोलकर इससे भरना शुरू कर दिया। इस वक्त वहां इससे बेहतर कोई चीज दस्तयाब नहीं थी। आप क्या करना चाह रहे हैं? मेरी सरगर्मियों में साथ देने के बावजूद गजाला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसे बीमगन की जेरे आब कारकर्दगी आजमाने के बारे में बताया तो वो मुस्तरिफ होकर बोली, मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगी। वो पानी में नाकारा हो गई तो आप हमेशा के लिए एक नादर हथियार से महरूम हो जाएंगे। दूसरे आईमैन से छीनी हुई एक बीमगन वीरा के पास भी है। मैंने उसकी दलील पर संजीदगी से गौर करते हुए कहा, वो किसी कीमत पर इससे दस्तबरदार नहीं होगी। बीमगन एक मरतबा गई तो फिर गई। यह तजर्बा महंगा साबित हो सकता है। टब तेजी से भरता जा रहा था। गजाला से इत्तिफाक राय जाहिर करने के बावजूद जब मैंने टब का नल बंद नहीं किया तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे, लेकिन इसने जुबान से कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी जेब से सिगरेट चलाने वाला धाती लाइटर निकाला और आहिस्तगी से टब के पानी में डाल दिया, जिसकी सतह कई इंच बुलंद हो चुकी थी। नल बंद करने के बाद मैंने गजाला के हाथ से बीमगन ली, इसका लाक हटाया और नोजल का रुख लाइटर की तरफ करके ट्रैगर पर हल्का सा दबाव डाला। खौफनाक शुआओं की पतली सी नील को धार नोजल से खारिज होकर पानी में उतर गई। शुआओं की धार लाइटर पर पड़ते ही टब में से ऐसी आवाजें आई जैसे तपा हुआ सुर्ख लोहा यकायक पानी में डबो दिया गया हो। लम्हा भर बाद लाइटर का नामो निशान मिट चुका था और पानी बहुत तेजी से बाथरूम में फिसलने लगा। बीमगन के ट्रैगर से उंगली हटाकर मैं तेजी से बाथरूम से बाहर निकला। मैं देख चुका था कि शुआओं ने लाइटर को गलाने के साथ श्रामिक के बाद टब के पैंदे में भी सुराख कर दिया था, जिसे पानी तेजी से बह निकला था। तजर्बा कामयाब रहा। शुआएं पानी में भी कारगर रहती है। सतह पर रहते हुए ज़रियाब निशाने को कामयाबी से तबाह किया जा सकता है। मैंने कहा, आपके इस तजर्बे ने होटल का टब बर्बाद कर दिया है। ये लोग आपसे इसका हर्जाना वसूल करेंगे। गजाला मेरी कार्रवाई से खुश नहीं थी। पानी के नकासे का बंदोबस्त उम्दा है। दूसरी नालियों से सारा पानी जरा सी देर में बह जाएगा। मैंने उसे बाजुओं में समेट कर मसहरी की तरफ जाते हुए कहा, हम दोनों टब इस्तेमाल नहीं करते। हमें क्या पता कि यह सुराख कब और कैसे हुआ। तुम कहो तो मैं होटल वालों को जिज कर सकता हूँ। वो मुआफी मांग कर हमें दूसरा कमरा देंगे। जरूर देंगे। आपकी संजीदगी और मतानत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने टब में बच्चों जैसा कोई तजर्बा किया होगा। शुआओं की तपई से टब किसी तरह महफूज नहीं रह सकता था। उसकी बात अपनी जगह दुरुस्त थी। लाइटर पर बीम गन से लेजर फायर करते हुए मैं इस नुक्ते को फरामोश कर गया था। होटल वालों को यह नहीं बताया जा सकता था कि मैंने बीम गन के जरिए इनके टब को बर्बाद किया था। टब की जगह कोई और छोटी मोटी चीज साया होती
तो उसे बाजार से खरीद कर खामोशी से तब्दील किया जा सकता था। तब के साथ ऐसा करना नामुमकिन था। इस मामले में निजात की एक ही राह थी कि अनजान बनकर सारी जिम्मेदारी होटल के अमले पर डाल दी जाए। मुझे गलत था कि इस नुकसान के बावजूद मैं भीमगन की ज़ेर-ए-आब कारकर्दगी जांचने में कामयाब नहीं हो सका था। 12 बजे मेरे लोकल मोबाइल फोन की घंटी बजी तो मेरे दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। वो राजन या चाउफान के सिवा किसी तीसरे आदमी का फोन नहीं हो सकता था। इस वक्त मेरे लिए वो दोनों ही अहम थे। एक की अहमियत मनफी और दूसरे की मुस्बत थी। मैंने फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन पर चाउफान का नंबर रोशन था। इस वक्त तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? मैंने कॉल वसूल करते हुए दिली से कहा। स्क्रीन पर उसका नंबर देखते ही मुझे किसी अच्छी खबर की आस हो गई थी। मास्टर में किस्मत का लिखा भुगत रहा हूँ। आखिरकार वो 30,000 भात में तैयार हो गई है। उसकी आवाज़ से जोश और जज्बे के बजाय थकन का इजहार हो रहा था। ये किस्मत का नहीं, डान का लिखा था। इसकी जुबान से एक अच्छी खबर सुनते मेरा मूड खुशगवार हो गया। ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। नंबर बढ़ाने के चक्कर में तुम उसे मेरी रिपोर्ट न देते तो ये बखेड़ा ना फैलता। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं उसके सामने जाता हूँ तो हकीकत से मेरी हालत गैर हो जाती है। दिल चाहता है कि सब कुछ उसके सामने उगल दूं। तुमने मादाम की रजामंदी की खबर भी उसके सामने उगल दी होगी। मास्टर, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया है। अब मैं घर जा रहा हूँ। उसे बता देना कि कल रात का प्रोग्राम तय हुआ है। हम दोनों तफसीलात कल तय कर लेंगे। उसकी आवाज़ से आज़ुर्दगी मुतरश्शे हो रही थी। मैं इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं समझता। मैंने मजाक को तूल देने के बजाय संजीदगी इख्तियार कर ली। इसे कोशिशों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो ठोस नताए चाहता है। चांद चढ़ता है तो दुनिया देख लेती है। लाश डूबेगी तो उसे भी दुनिया देखेगी। ये बताओ कि मुझे तो गोताखोरी की मशक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मादाम बहुत सुरमा किस्म की औरत है। राजी हो गई है तो अकेली सब कुछ कर गुजरेगी। बस तुम्हें उसके साथ रहना होगा। चाउफान सुबह से शहर में मारा मारा फिर रहा था। इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा करते हुए मैंने बात वहीं ख़त्म कर दी। इब्तिदा में चाउफान ने जिस तरह मादाम का जिक्र किया, इसके बिना पर मैंने स्थायी औरत को कोई अहमियत नहीं दी। मेरा अंदाज़ा था कि वो कोई खुशहाल और रंगीन मिजाज औरत थी जो शहर खराबात में पेशा अज़ल से वाबस्ता थी। जिसका शौक या हुनर था कि वह गोताखोरी में भी महारत रखती थी। चाउफान की जुबान से मादाम की आमादगी की खबर सुनकर इस औरत की ज़ात में मेरी दिलचस्पी यकायक बढ़ गई थी। मैं जानना और देखना चाहता था कि वह कौन थी और किस ढब से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। चाउफान ने अगली रात के मुहिम में मेरी और मादाम की यकजाई का जिक्र करके मेरी आतिश शौक को भड़का दिया था। अगले रोज़ चाउफान सुबह 10 बजे मुझे लेने के लिए आ गया। मैं अपने होटल में उसके साथ देखा जाना पसंद नहीं करता था। ना वो इस ढंग का आदमी था कि उसे कमरे में बुलाया जाए। उसकी बदनिगाही के कई वाक़यात मेरे मुशाहिदे में आ चुके थे। गाड़ी में शहर की गैर मारूफ और कुशादा सड़कों पर घूमते हुए उसने रात के प्रोग्राम के बारे में इंतजामात से आगाह किया। इसमें उसकी 2 बेनामो निशान मोटर बोट्स को हिस्सा लेना था। नफरी कुल 8 नफूस पर मुश्तमिल होना थी, क्योंकि दोनों में से कोई कश्ती 4 अफराद से ज्यादा का बोझ नहीं सहार सकती थी। इसके मंसूबे में कई खामियां और कमजोरियां थी। उसने मेरे मशवरे फराख दिली के साथ कबूल कर लिए। कमोबेश 2 घंटों की मगजनी के बाद हम इस मुहिम की जुज़ियात तय करने में कामयाब हो गए, जो रात के 2 बजे शुरू होना था। सब कुछ तय हो चुका था। ज़ाहिरी तौर पर वाइट हाउस की गरकाबी चंद घंटों के बाद मालूम हो रही थी। चाउफान ने मुझे होटल के करीब उतारा तो मेरे जहन में राजन के बारे में एक मंसूबे ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। गजाला को यह जानकर खुशी हुई कि आखिरकार वाइट हाउस की बर्बादी का वक्त आ पहुंचा था, लेकिन उसे यह जानकर मायूसी हुई कि चाउफान की मोटर बोट्स में ज्यादा गुंजाइश न होने की वजह से उसकी शमूलियत का कोई इम्कान नहीं था। मैं चाहता तो इस मुहिम पर गजाला को अपने साथ ले जा सकता था। मैं इशारा करता तो चाउफान की मजाल नहीं थी कि वो कोई पसो पेश करता। अपने आदमियों में से किसी को छोड़कर वो बखुशी गजाला को साथ लेने पर तैयार हो जाता, लेकिन मसला वही था कि मैं खुद गजाला को गैर ज़रूरी तौर पर इसके सामने नहीं लाना चाहता था। शाम को 6 बजे के बाद मैंने राजन को फ़ोन करने का इरादा किया तो गजाला चौंक पड़ी। क्या आप मुखबरी करने के बारे में वाकई संजीदा है? इसका एतमाद हासिल करने के लिए यह बहुत अहम चाल होगी। मैंने उससे बताया, हो सकता है कि चंद दिनों में इसका नामो निशान ही बाकी न रहे। इसे जरा भी सुराग मिल गया तो आज की मुहिम नाकाम हो सकती है। इस नाकामी में बाहरी जानी नुकसान का भी अंदेशा होगा। मैं भी मुहिम में शरीक रहूंगा। मुझे खुदकुशी करने से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसका रुखसार थपथपाते हुए कहा, तुम सुन लोगी कि मैं उसे किस तरह बहकाता हूँ। मैंने मोबाइल फोन पर राजन का नंबर मिला लिया। इस बार मुझसे कोई बाज पुरस नहीं हुई। उसके ऑपरेटर या सेक्रेटरी की आवाज़ मुख्तलिफ थी, मगर उसने मेरा मफरूजा नाम सुनते ही लाइन राजन को मुंतकिल कर दी। तुमने मेरी तवक्का से पहले फ़ोन कर लिया। राजन की बेपरवायाना आवाज़ आई। उसके लबो लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो मुझे खुद से बहुत कम तर तसव्वुर कर रहा था। उसकी बात जारी रही, डरपोक आदमी बहुत मुश्किल से कोई फैसला कर पाता है।
یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کہتی ہو؟ وہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے، میں نے تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے فون کیا ہے، میں نے منکسرانہ انداز میں کہا۔ اس نے مجھے آگے بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا، تم میری فکر مت کرو، میں سوتے ہوئے بھی ہوشیار رہتا ہوں، بہت سے لوگ میری دیکھ بھال کرتے ہیں، مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ دشمن تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ مجھے یہ خبر اتفاق سے ملی تو میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں بات پوری کر ڈالی۔ میں ایسی ہوائیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی آواز سے بے پرواہی جھلک رہی تھی۔ تم کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ ایسی خبر کون دے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات مجھے اتفاق سے معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرا اتنا خیال کیا۔ اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی کاٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے دشمن میری نظروں میں رہتے ہیں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ صرف ایک دشمن روپوش ہے، اس کے لیے میں نے تم کو دعوت دی ہے۔ وہ میری زبان سے کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر راجن سے میری زیادہ بات نہ ہو، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو اس بری طرح نظر انداز کرنے پر تل جائے گا۔ میں نے اپنا کام کر لیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب اسے وائٹ ہاک کی تباہی کی خبر ملے گی تو میرے الفاظ ایک دہشت ناک باز گشت کی طرح اس کے ذہن میں گونجیں گے اور مجھ سے تفصیلی بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ڈینی کی تلاش شروع کر دی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم سے یا تمہارے آدمیوں سے ملے بغیر کام نہیں ہو سکے گا۔ میں کل یا پرسوں تک تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تلاش کا کام میں صرف تم پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے وضاحت کی، میرے آدمی شکاری کتوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تم سے میں نے صرف اس لیے بات کی ہے کہ تم اسد کے ساتھی ہو، اندر کی خاصی باتیں جانتے ہو کہ سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ تم ڈینی کے ہم وطن ہو۔ پردیس میں آدمی اپنے ہم وطنوں سے آسانی سے ڈچا جاتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں تمہاری کامیابی کا امکان زیادہ روشن ہے۔ یہ نصیب کی دوڑ ہے راجن، میں نے حسرت سے کہا۔ بڑے انعام میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں تو تمہارا لشکر بھی ڈینی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ جلدی فیصلہ کرو اور اپنی توجہ ڈینی پر مرکوز رکھو، فضول باتوں پر دھیان مت دو۔ یہ کہہ کر راجن نے فون بند کر دیا۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اپنی بات اس تک پہنچائی ہے، غزالہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے آپ کی وارننگ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اگلی صبح نمودار ہونے سے پہلے وہ اپنی اس بے نیازی پر پچھتائے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ اب اسے اپنے اصل روپ میں سوبراج کے سیٹلائٹ فون پر بات کروں تاکہ اس کے دماغ میں گھسا ہوا خناس نکل سکے۔ یہ ہرگز نہ کرے، میں فون توڑ دوں گی، اس نے ہنس کر دھمکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں غزالہ سے باتوں میں مصروف رہا، لیکن اس دوران میں میرے وجود میں رفتہ رفتہ عجیب سی بے چینی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں بہت بڑے بڑے مارکے سر کر چکا تھا، لیکن کبھی ایسے بے نام اضطراب سے دو چار نہیں ہوا تھا۔ وہ تجربہ میرے لیے نیا اور پریشان کن تھا۔ غزالہ میری ہمدم اور مز شناس تھی۔ اس نے وہ کشیدگی میری آنکھوں میں پڑ لی اور مجھ سے اس بارے میں سوال کر بیٹھی۔ وہ میرے اندر کا ایک راز تھا، ایک ہلکی سی کمزوری تھی جسے میں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سوال کیا تو میں نے جھلاٹ سے محسوس کی۔ اسے جواب دیتے ہوئے میرے اندر مزاحمت اور توانائی کی ایک لہر پیدا ہوئی اور میں تیزی کے ساتھ اس اضطراری کیفیت سے نکل گیا۔ غزالہ نے میرے رد عمل سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیا اور بات کر رخ ہاپر کی لاش کی طرف گھما دیا۔ اس کی لاش کو جہانگیر کے گھر سے نکال کر ٹھکانے لگائے ہوئے کم و بیش 1.5 دن گزر چکا تھا۔ لاش کے دریائی اچھال کے لیے وہ مدت بہت کافی تھی، لیکن پاکستان سے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ میں خود بھی اپنے چکروں میں اس طرح الجھا رہا کہ اول خان کو فون کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح اس بارے میں خود پیش رفت کر کے کچھ پتہ چلانے کی کوشش کروں گا۔ 10 بجے ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ شکم سیر ہونے کے بعد خون کا دوران معدے کی طرف منتقل ہوا تو وجود پر ہلکی سی سستی سوار ہونے لگی۔ ٹیلی ویژن مسلسل آن تھا۔ غزالہ نے اس کی آواز بھی کھول دی۔